Hello students, in this video we are going to discuss about a very important topic of the chapter coordination compounds of transition metals, and the topic is crystal field stabilization energy. So before discussing what this term means, इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी मेटल के पास, जब उनके नज़दीक लाइगेंड्स जाते हैं तो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के बाद जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू 2 डिफरेंट लेवल्स। आउट ऑफ 3 orbitals and 2 orbitals, 2 groups are formed. If we talk about octahedral ligand field, means to say 6 ligands are approaching the metal atom or ion, then the 2 orbitals dx square minus y square and dz square, they will get destabilized. Their energy will become higher than the energy when they were degenerate with other orbitals, and the 3 orbitals, they come to the lower level, means to say their energy decreases as compared to their energy when they were degenerate when they were 5. तो 2 अलग हो जाते हैं और 3 अलग हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइगेंड। 4 लाइगेंड, 5 लाइगेंड, 6 लाइगेंड, कौन सा ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, किसकी एनर्जी इंक्रीज होएगी, किसकी एनर्जी डिक्रीज होएगी। सो लेट अस टॉक फर्स्टली अबाउट द ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लाइगेंड्स। Means 6 ligands are approaching towards the central metal atom. 6 ligands are approaching. So we will firstly draw the splitting of 5 degenerate orbitals. हाँ जी students, this is the diagram depicting splitting of 5 degenerate orbitals. See, these are the 5 d orbitals which are degenerate. Degenerate means to say they all have same energy. Ligands are very far from metal ion. Metal ion is naked. It is present alone, isolated. When ligands start approaching towards the central metal atom or ion, और जब ligands उसके नज़दीक आना शुरू करते हैं तो ligands के इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कह सकते हैं ligands के इलेक्ट्रॉन्स और जो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें कुछ रिपल्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी एक साथ पहले इंक्रीज होती है। स्टिल दे आर डीजेनरेट, बट व्हेन लाइगेंड्स आर वेरी क्लोज, दे आर जस्ट ऑन द वर्ज टू मेक बॉन्ड्स विद द मेटल। उस टाइम पे क्या होएगा कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये 5 डीजेनरेट नहीं रहेंगे, 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गए, 2 ऊपर चले गए, मीन्स इन 2 की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, दे बिकम डीस्टेबलाइज्ड, एंड 3 ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी इस बैरी सेंटर मीन्स द एनर्जी ऑफ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है बैरी सेंटर से कम होगी। इसका मतलब ये 3 स्टेबलाइज हो गए, ये अनस्टेबल हो गए और ये स्टेबल हो गए। और ये जो टोटल एनर्जी गैप है बिटवीन EG सेट एंड T2G set, that is denoted as delta O, O for octahedral, and 1 delta O is equal to 10 dQ. It is just the measurement of this gap, which is called crystal field splitting energy, which is different for different ligands. ये जो गैप है वो लाइगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें बैरी सेंटर टू EG सेट, ये जो एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप, इट इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा नॉट और इट इज 6 dQ. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एनर्जी गैप बिटवीन बैरी सेंटर टू T2G सेट, ये जो एनर्जी यहां से लेके यहां तक, इट इज 0.4 डेल्टा नॉट और 4 dQ. ये जो हमने एनर्जी की वैल्यूज लिखी हैं, दिस इज फॉर ईच ऑफ द ऑर्बिटल।
बैरी सेंटर टू ईजी सेट ईच ऑर्बिटल, हम यहां पे लिख सकते हैं ये गैप लिखा मैंने, यहां से यहां तक का गैप जो है वो 0.6 डेल्टा नॉट और 6 डी क्यू है, मतलब इसका भी 6 डी क्यू और इसका भी, जो डी जेड स्क्वायर है उसकी कितनी एनर्जी रेज हुई 6 डी क्यू, ऐसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कितनी रेज हुई 6 डी क्यू, ऐसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड तीनों की इंडिविजुअली कितनी डिक्रीज हुई, फॉर ईच 4 डी क्यू डिक्रीज हो गई। तो आप ऐड कर सकते हो, दिस गैप इज 0.6 delta naught and this gap is 0.4, so total 0.6 plus 0.4 is 1 delta naught, or this is 6 dq, this is 4 dq, it is totally 10 dq। ये सारी चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या है, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में होते हैं वो डी जनरेट है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और वो कहीं पे भी एडजस्ट हो, इसमें 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 या इसमें, तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी। बट व्हेन दीज 5 ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट लेवल्स, तो हमने ऑफ बॉ प्रिंसिपल पढ़ा है +1 क्लास में, वो क्या कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करते हो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखो जिसकी एनर्जी कम होए। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होएगा, जब ये टूट गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ साइड पे खड़ा है और इट इज़ वेटिंग कि हम उसको किस ऑर्बिटल में रखेंगे, तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम उसको इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, सीधा ऊपर उसको हम सेंड नहीं करेंगे, उसको हम ऐड नीचे वाले ऑर्बिटल्स में से किसी एक में पहले रख लेंगे। एक को यहाँ रखेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे खड़ा होएगा उसको यहाँ रखेंगे, थर्ड होएगा उसको यहाँ रखेंगे, फोर्थ होएगा यहाँ पे, फिफ्थ होएगा यहाँ पे, और अनदर पॉसिबिलिटी फोर्थ होएगा इसके साथ पेयरिंग करेगा, फिफ्थ होएगा इसके साथ पेयरिंग करेगा, सिक्स्थ होएगा इसके साथ पेयरिंग करेगा। यही चीज़ अब हमने आगे डिटेल में डिस्कस करनी है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो स्प्लिटिंग होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है फॉर ईच ऑर्बिटल एंड हाउ इट डिक्रीजेज फॉर ईच ऑर्बिटल। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। कैलकुलेशन of CFSE for different configurations। तो सबसे पहले हम बात करेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन की। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, जब D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल्स, तो वो ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट होएगा, उसके बाद उसको स्प्लिट जो ग्रुप्स बन चुके हैं हमने उसमें ऐड करना है, तो वो इट इज स्टैंडिंग हियर वेटिंग, तो हम उसको इसमें रखेंगे। D1 कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम अब मैं नाम नहीं लिखूंगा बार बार, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, this is T2G and this is EG, and what configuration it will be having, configuration after splitting it will be having T2G1, this will be the configuration, D1 is converted into T2G1 after the splitting। तो अब अगर हम CFSE काउंट करें इट इज इक्वल टू, तो मैंने अभी बताया कि हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी डिक्रीज करी है 4 dq, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी 4 dq, इट विल बी हैविंग एनर्जी 4 dq, बट सिंस दिस एनर्जी इज डिक्रीज्ड एनर्जी, सो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। माइनस स्टैंड्स दैट एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पहले इतनी एनर्जी थी, स्प्लिटिंग के बाद उसकी कम हो गई, तो बाकी एनर्जी रिलीज हुई, एंड व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड इट इज गिवन नेगेटिव साइन, उसकी जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव साइन होता है जब एनर्जी रिलीज होती है। तो -4 dq इज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब D1 जो सिस्टम था, D1 कॉन्फ़िगरेशन थी, वो लाइगेंड्स के आने की वजह से टूट कर स्प्लिट होके कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हुई T2G1, और जब D1 बिकम्स T2G1 देन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड
4 dq अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर वाले लेवल में था, स्प्लिटिंग के बाद वो नीचे वाले लेवल पे गया। अगर वो उसकी एनर्जी कम हुई है तो बाकी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी हुई है, -4 dq, एंड द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड because when energy decreases stability increases. Since the system has stabilized, so that's why this energy is called crystal field stabilization energy. Now let us talk about D2 configuration. For D2 we will be having configuration like this. One electron will be here or second will be here. According to Hertz rule of maximum multiplicity, हमने पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रख के सबको सिंगली फिल करना होता है, उसके बाद हम उनकी पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे नहीं आएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा। एंड सिंस दिस इज Eg एंड दिस इज T2g, so configuration after splitting it becomes T2g2 and what will be CFSE। देखो फॉर ईच ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था, ये देखो इसकी भी -4 dq, इसकी भी -4 dq, सो वी विल बी हैविंग 2 into -4 dq and energy is -8 dq. Crystal field splitting energy is -8 dq. Now let us talk about D3. This is D3, this is Eg, this is T2g, first electron, second electron and third electron, and configuration is T2g3 after the splitting। मतलब जब कॉम्प्लेक्स बन चुका है उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। अब CFSE फॉर ईच ऑफ द ऑर्बिटल -4 dq एनर्जी, and since we have 3 electrons, so -12 dq is the crystal field stabilization energy. Next we talk about D4 configuration. अब इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमें। D4 configuration, तो ये हमने बनाए हमारे दो सेट्स Eg एंड T2g, एंड हमने ये गैप रखा, दिस इज द गैप, ठीक है, दिस इज डेल्टा नॉट और 10 dq. नाउ what we are going to discuss differently, that is if we have strong field ligands, अगर ligands strong field होंगे तो ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होएगा। तो मैं अलग से लिख दूंगा, this is Eg and this is T2g, and you can see that gap has increased. So this is for weak field ligand and this is for strong field ligand. ठीक है, गैप स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होता है, जो गैप ज्यादा क्रिएट करे, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अब हम क्या करेंगे, देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं, अगर वीक फील्ड लाइगेंड है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, पहला हमने यहाँ भेजा, फिर हमने यहाँ, फिर थर्ड हमने यहाँ सेंड करा, अभी फोर्थ की टर्न है। तो क्योंकि ये गैप ज़्यादा नहीं है और ये गैप इजीली कवर हो सकता है, हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे और ये गैप कवर हो जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम ऊपर वाले लेवल में भेज सकते हैं। इट विल बी सेंट टू वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल्स। व्हाट कॉन्फ़िगरेशन विल वी गेट, वी विल गेट Eg1 T2g3. This configuration will be had by us when weak field ligand is there. तो CFSE अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है 4 dq वाले और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो है +6 dq वाला, तो -12 dq +6 dq, we have -6 dq. This is the overall stabilization of the system of the D4 electronic configuration system. After the splitting, D4 system will become Eg1 T2g3 and it will get stabilized by this much amount of energy. इतनी energy release होगी. Now if we talk about strong field, तो strong field में क्या होएगा, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेट कर रहा है, तो जब वो वेट कर रहा है या तो वो ऊपर जाएगा जैसे इसमें गया, लेकिन बिकॉज दिस गैप इज वेरी हाई, दिस गैप इज वेरी लार्ज,
सो इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर नहीं भेज सकते, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, वो यहाँ पे खड़ा है साइड पे, इतने गैप वाली एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ पे जंप करेगा। तो उससे बेटर क्या है कि हम यहाँ पे उसकी पेयरिंग कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, एनर्जी तो हमें फिर भी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले खाली पड़े हैं सारे के सारे ऑर्बिटल्स, उसको ऊपर भेजो। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम नहीं उसको भेज पा रहे बिकॉज एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कवर दिस गैप। सो उससे बेटर ये है कि हम पेयरिंग करने के लिए जो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को या इन दोनों को, वो दे देंगे हम। दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी विच इज पेड टू द सिस्टम टू मेक इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाने के लिए जो हमें चाहिए, उस पेयर को बनाने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो पेयरिंग एनर्जी होती है। तो फिर हमने पेयरिंग एनर्जी पे डील फाइनल कर ली, हमने ऊपर नहीं भेजा इलेक्ट्रॉन को। तो CFSE क्या हो गया? पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम T2G4। उसके बाद CFSE, इट विल बी ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन -4 DQ लेवल्स, और इसके साथ जो हमने एनर्जी दी वो है P। P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी टू मेक वन पेयर, एंड इट इज -16 DQ plus P. This much amount of energy will be released in total. ठीक है जी। Then next is D5 configuration. अभी D5 के लिए भी सेम टू सेम सिनेरियो क्रिएट होगा। इसमें हम गैप ज़्यादा रखेंगे। बार बार मैं नहीं लिख रहा, दिस इज़ फॉर वीक फील्ड एंड दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहला यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ पे गया, तीसरा यहाँ पे गया, चौथा यहाँ पे गया, पांचवा यहाँ पे गया। दिस इज़ EG, दिस इज़ T2G एंड कॉन्फ़िगरेशन इज़ नाउ EG2 T2G3 and what will be CFSE? 3 into -4 DQ plus 2 into 6 DQ, and it becomes -12 DQ plus 12 DQ, and ये कैंसिल हो गए और 0 आ गए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0, मीन्स टू से द सिस्टम आफ्टर स्प्लिटिंग इज नीदर स्टेबलाइज्ड नॉर डीस्टेबलाइज्ड। कोई फर्क नहीं पड़ा सिस्टम को, जैसा D5 था वैसा ही स्प्लिटिंग के बाद EG2 और T2G3 रहा, कोई एनर्जी को फर्क नहीं पड़ा। अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं, जब गैप ज़्यादा हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, अभी चौथे की बारी है, और 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऊपर भी भेज सकते हैं हर्न्स रूल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऊपर वाले भी खाली हैं, वहाँ पे जा सकता है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग एनर्जी हमें ज़्यादा सूट करती है। 4th and this is the 5th electron, and what configuration becomes EG0 T2G5, and what CFSE do we get? It is 5 into -4 DQ, and it becomes -20 बट उसके साथ साथ हमने ये जो 2 पेयर्स बनाए हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसको खुश करने के लिए 2 times पेयरिंग एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस विल बी द ओवरऑल स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट केस, दैट इज D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में फिर से हम वही करते हैं अलग अलग फील्ड्स के लिए। छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज EG और दिस इज T2G। ध्यान से समझो, इसमें एक ट्रिक आएगी, मीन्स एक नई चीज़ आपने ध्यान से सीखनी है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 4th कम्स हियर, 5th कम्स हियर,
अब सारे सिंगली फिल्ड हो गए ना हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंगली। अभी हम 6 को यहाँ पे रखेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहीं पे आना है उसने। अब अगर आप सोचो कि यहाँ पे एक, अब चलो CFSE लिखते हैं हम पहले। CFSE इज 4 इंटू -4dq प्लस 2 इंटू 6dq and it becomes -16dq plus 12dq and -4dq। अगर आप सोचो कि यहाँ पे हमने अब P क्यों नहीं लिखा, P लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि ये जो पेयर हमने बनाया है ये हमने किसी की मर्जी के खिलाफ जाके नहीं बनाया, ये तो बनना ही था। जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल हो चुके हैं तो पेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना। पेयरिंग हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, ये होनी ही थी। जब हमने पिछले केसेस पढ़े हैं वो हम अपनी मर्जी से पेयरिंग करते हैं, बिकॉज हमारे से ये गैप कवर नहीं हो रहा, ये ज़्यादा है, इसलिए हमने पेयरिंग करना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे हमारा कोई ऐसा इशू तो है ही नहीं, हम अपनी मर्जी से पेयरिंग नहीं कर रहे, ऐसे ही होनी है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन चाहे ये ना चाहे। तो इसमें इसलिए हम P प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको पेयरिंग यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। हम क्यों अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करें उसको? तो देयर विल नॉट बी एनी P। व्हाट हैपन्स इन दिस केस? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप बहुत ध्यान से सुनियो मेरी बात। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 3 खड़े हैं, अभी 3 चले गए, इसको हम यहाँ पे भेज सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको यहाँ पे फिट करते हैं। तो CFSE में एक P हमने प्रोवाइड करा। फिर जो 5th इलेक्ट्रॉन है, अगर 4th यहाँ पे आता तो 5th यहाँ पे आता, जैसे इस केस में हुआ। 4th यहाँ पे, 5th यहाँ पे आता रूल्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम ये गैप कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको यहाँ पे रखा। तो एक P हमें और प्रोवाइड करनी पड़ी। लेकिन अच्छा, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी अभी 6th इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यही देख लो आप, 4th यहाँ पे, 5th यहाँ पे, 6th तो फिर यहीं पे आना था। 6th इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग करनी ही करनी है, चाहे आप 4th और 5th को ऊपर भेजो, चाहे आप उसको ना भेजो। 6th इलेक्ट्रॉन इज मैंडेटरली टू पेयर विद 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो जब 6th यहां पे आएगा ना, उसको हम पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसने यहां पे आना ही था। उसने पेयरिंग, जैसे ये वाला केस देख लो ना आप, 4th को ऊपर भेज दिया हमने, मान लो ज्यादा एनर्जी देके, 5th को ऊपर भेज दिया यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी देके, 6 को तो यहीं पे रखना पड़ता है हमें। उसने फिर भी पेयरिंग करनी ही करनी थी, तो उसको हम क्यों एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड करें? उसने तो पेयरिंग करनी ही करनी है और कोई ऑप्शन नहीं बचती उसके पास। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडजस्टमेंट करी है, तो हम 2 पेयरिंग एनर्जी की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, थर्ड के लिए नहीं करेंगे। तो फिर CFSE क्या आई? 6 इंटू -4dq प्लस P, इट बिकम्स -24dq प्लस 2p, नॉट 3p। यहीं पे आपने गलती करनी है, या यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ एक पेयर बन गया तो P दे दो। क्यों दे? ये तो बनना ही है। पेयरिंग एनर्जी हम तब देते हैं जब हम गैप कवर नहीं करना चाहते, वो हमारी मर्जी होती है। गैप ज़्यादा है, मुझे बेटर लगता है कि मैं पेयरिंग एनर्जी दे दूँ, लेकिन जब मैंने गैप तो कवर करके ऊपर भेज ही दिए, इसकी मैं क्यों एडजस्टमेंट करूं? इसको तो यहीं पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन की बात है, उसको तो पेयरिंग करनी ही थी, चाहे ये 2 इलेक्ट्रॉन 4th और 5th यहाँ पे आ भी जाते तब भी। नाउ वी विल डिस्कस अदर केसेस D7, D8 एंड D9 एंड इन द एंड वी विल डिस्कस D10। सो D7 की बात करो, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th एंड 7। अब यहाँ पे 2 पेयर्स बने हैं, लेकिन हम क्यों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? ये तो बनने ही है, इनके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, पॉसिबिलिटी। ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम पेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो CFSE फटाफट से हम काउंट कर लेते हैं, इसकी आएगी 2 इंटू 6dq प्लस
5 into minus 4 dq, and it is 6 into 2 12 and 5 into 4 is 20. It will be minus 8 dq. अब हम अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे 4 और बचे हैं. तो अगर हम ये एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, फोर्थ यहाँ पे आएगा, फिफ्थ यहाँ पे आएगा, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते. फोर्थ यहाँ पे आएगा, फिफ्थ यहाँ पे आएगा. अभी सिक्स को फिर यहीं पे रहना पड़ेगा. ये अगर फोर्थ और फिफ्थ हम ऊपर भेज भी देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके, सिक्स का तो पेयर बनना ही है, और सेवेंथ फिर यहाँ पे आएगा. तो हाउ विल बी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CFSE? इट विल बी 1 into 6 dq प्लस 6 into minus 4 dq प्लस 2p, बिकॉज 2p जो हैं वो हमने अपनी मर्जी से बनाए हैं. तो इट बिकम्स, इट इज minus 24 6 minus 18 dq प्लस 2p, सॉरी प्लस p. यहाँ पे भी p आएगा. हमने एक ही, हाँ जी बेटा यहाँ पे एक p आएगा. मैं आपको समझाता हूँ, मेरे से गलती होगी यहाँ पे. अगर हम बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन को, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ हेयर, फिफ्थ हेयर. और जब हम सिक्स की बात करी हमने, तो सिक्स हमने यहाँ पे रखा, सेवेंथ रखा यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है. इसका मतलब जो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और सेवेंथ इलेक्ट्रॉन है उन्होंने पेयरिंग करनी ही थी. उनको हम एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देंगे पेयरिंग करने के लिए, बिकॉज सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सिक्स्थ ये सेवेंथ, इन दोनों के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो सिक्स्थ और सेवेंथ के लिए हम पेयरिंग एनर्जी नहीं देंगे. हम सिर्फ, हमने क्या करा, ये देखो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो. हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को नीचे लाया ताकि हमारी कुछ एनर्जी सेव हो. इसको ऊपर भेजने की बजाय हम उसको नीचे रख लेते हैं. ये दो पेयर्स तो बनने ही बनने हैं. सिक्स ने भी पेयरिंग करनी है, सेवन्थ ने भी करनी है. हम फोर्थ और फिफ्थ को जब हमने ऊपर भेज दिया, या अभी साइड पे खड़ा किया हुआ है कि रुको अभी, तो हम एक को ही नीचे पेयरिंग करने के लिए हम एनर्जी दे सकते हैं कि चलो नीचे कर लो, और एक को तो ऊपर भेजना ही पड़ेगा. सो इसलिए हम यहाँ पे 1p लगाते हैं रादर देन 2p. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे होता, फिफ्थ यहाँ पे होता, सिक्स्थ और सेवन्थ ने पेयरिंग करनी ही है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो हम ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे लेके आए, ऊपर से एक नीचे इलेक्ट्रॉन रखा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज वो सिस्टम के ऑपोजिट जाके दिया हमने इसको. तो इसलिए 1p एनर्जी हमने प्रोवाइड करा. जब मैंने 2p बोला था, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो गलत है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, 1p आएगा यहाँ पे. ऐसे ही अगर हम D8 की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन. अभी सिक्स्थ यहीं पे आएगा. ये हम स्पेशल पेयर नहीं बना रहे, बनना ही है ये, सेवेंथ एंड एट्थ. तो इन तीनों के लिए हम पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे. एंड CFSE विल बी 2 into 6 dq is 12 dq plus 6 into minus 4, it is minus 24 dq, and it becomes 12 dq of, with negative sign, 12 dq, minus 12 dq for D8 configuration. और उसके बाद हमारे पास इधर हम बात करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन. ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला. अभी आप इसके साथ कंपेयर कर लो. हम इन दोनों को नीचे रख ही नहीं सकते, बिकॉज सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी टू बी फिल्ड हेयर. तो इन दोनों के लिए यहाँ पे नीचे जगह है ही नहीं. तो चाहे आप यहाँ पे पेयरिंग करके बाद में ऊपर रखो, लेकिन हम पेयरिंग एनर्जी कोई नहीं प्रोवाइड करेंगे. क्यों करें? क्योंकि इन दोनों को ऊपर जाना ही पड़ेगा. दे हैव टू गो अपवर्ड्स. सो CFSE will be same, no pairing energy will be provided. minus 12 dq. और इसके बाद आ गया D9. उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 9। तो ये जो 4 पेयर्स हैं ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, बनने ही थे। तो CFSE इज 3 × 6d³ प्लस 6 × -4d³। तो इट इज़ 18d³ - 24d³ एंड इट इज़ -6d³। इसमें भी सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को एक बार यहाँ पे रख दो, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे, 9 हमारे पूरे हो गए। देखो इसके साथ कंपेयर कर लिया करो कि हमने ऊपर वालों को नीचे लिखा स्पेशल करके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड को कंपेयर कर लिया करो कि क्या ऊपर वाले को नीचे लेके आए हैं हम, पेयरिंग करवाई है स्पेशल, नहीं करवाई, सेम तो है। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो CFSE विल बी सेम, -6d³। एंड इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट फॉर D10। तो उसमें भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में सेम एनर्जी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th एंड 10th। एंड CFSE इन दिस केस विल बी 0। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 आएगी। इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। देख लो, आप ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते तो फिर ये ऐसे रहेंगे 10 के 10। नो एक्स्ट्रा पेयर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय अस, तो फिर हम पेयरिंग एनर्जी नहीं देंगे, 0 इन दिस केस। So this is about the crystal field stabilization energy calculation for octahedral splitting of degenerate d orbitals। आप कंपेयर करके देख लो, यहाँ पे आप कंपेयर करो, मैं आपको अभी कंपेयर करवाता हूँ। ये देखो, इसको और इसको कंपेयर करो। आप पहले वीक फील्ड वाली लिख लो, फिर आप देखो कि जो ऊपर अनपेयर्ड पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या हम उसको नीचे ला सकते हैं, पेयरिंग करवा सकते हैं? हाँ, ला सकता हूँ मैं। देखो, इसको यहाँ पे ला के रख दूंगा, तो एक एक्स्ट्रा पेयर मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। जो मैं अपनी मर्जी से पेयरिंग करूंगा ना, तब एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने 1p एनर्जी प्रोवाइड करी। अभी आप इसमें देख लो, ये वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने क्या करना है कि नीचे खाली जगह है, आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इसको ले आऊंगा, एक इसको ले आऊंगा, और इन दोनों को फिर पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, 2p एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। D6 में क्या होएगा, ये देखो, ये वीक फील्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं इतना गैप नहीं कवर कर सकता, तो मैं देखूं क्या नीचे एडजस्टमेंट हो सकती है। तो अगर इसको यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे ले आऊँ, जगह तो है, 2 खाली जगह पड़ी है, तो मैं 2 पेयर्स बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, इसलिए 2p। अभी आप D7 को देखो, ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा, गैप ज़्यादा होएगा, मेरे को प्रॉब्लम आएगी कि मैं इनको ऊपर ना भेजूँ, कोशिश करूँगा, लेकिन क्या नीचे जगह है? तो नीचे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है, तो फिर मैं एक को तो लेके आऊँ, इसको यहाँ पे रख दूंगा मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। तो क्योंकि एक लेके आया हूँ तो 1p एनर्जी ही प्रोवाइड करूँगा, 2p नहीं प्रोवाइड करूँगा। ऐसे ही D8 में देख लो आप, ये वीक फील्ड है, मुझे पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड कभी ना कभी तो होएगा, तो मैं पहले सोच लूँ कि क्या ये दोनों अनपेयर नीचे आ सकते हैं? नहीं आ सकते नीचे, तो पहले ही पेयरिंग हो रखी है, तो फिर इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर मैं पेयरिंग एनर्जी क्यों दूँ? और इनके लिए तो पेयरिंग एनर्जी मैंने कभी देनी नहीं, क्योंकि इनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, इनको तो पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इन दोनों केसेस में हमने पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी। तो आपको मैं एक नोट बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके काम आएगा। पेयरिंग एनर्जी इज नेवर provided in case of weak field ligands। अब कहीं पे भी देख लो, वीक फील्ड के केस में कहीं भी हमने P नहीं लिखा। वीक फील्ड में हम पेयरिंग एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हम करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वो भी हमारी मजबूरी है कि हम इतना ज़्यादा जो गैप हो जाता है ना, उसको कवर नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू कवर दैट, तो हम पेयरिंग करवानी ईजी समझते हैं, इसलिए हम पेयरिंग करवाते हैं।
सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे CFSE फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल।